मेरा नाम है अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2020 ऑन फिंगर टिप्स। ये टॉपिक जो है आप ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बहुत ही अहम है। जैसा कि आपको पता है कि अगर एक सिविल सूट अगर फाइल किया जाता था तो मुद्दें लग जाती थी उस सिविल सूट को डिसाइड होने के लिए। अगर दादा सूट फाइल करता था तो पोता उसका फ्रूट लेता था, यानी इतना अरसा लग जाता था एक सूट को डिसाइड होने में। लेकिन अब क्योंकि पंजाब अमेंडमेंट एक्ट आ गया है सिविल प्रोसीजर में, तो अब ये केस जो है बहुत जल्दी इनका डिस्पोजल होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये एक बहुत ही ऐसा इक़दाम है जिसमें स्मूथ एंड स्विफ्ट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होगा। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस एक्ट का नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2020। फिर इसमें जो दूसरी अमेंडमेंट आई है वो है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के मुतल्लिक। अब हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या होगी? द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द कोर्ट ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, द कोर्ट ऑफ सिविल जज। ये हायरार्की है। अब ये हायरार्की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 है। अब पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है सिविल कोर्ट्स की वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद एपलेट भी आपको बताते हैं। सिविल जज क्लास 1 जो है उसकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अनलिमिटेड है, और जो सिविल जज क्लास 2 है उसकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 5 मिलियन तक है, और जो सिविल जज क्लास 3 है उसकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 1 मिलियन 10 लाख है। अब आपको एपलेट की जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो डिस्कस करते हैं आपसे। याद रखिएगा, अगर 50 मिलियन से अमाउंट कम होगी तो फर्स्ट अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। उसके बाद अगर अमाउंट सिविल जज क्लास 1 ने फैसला किया अमाउंट 50 मिलियन से ज़्यादा होगी तो फर्स्ट अपील हाई कोर्ट जाएगी। और सेकंड अपील के लिए जो अमेंडमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने की थी वो ये थी कि सेकंड अपील तब होगी जब अमाउंट 25 मिलियन और 50 मिलियन के दरमियान में होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है जो आपसे हम जिक्र करने लगे हैं वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा। अब ये सेक्शन 26 में उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट की है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब सेक्शन 26 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट थ्रो प्लेंट होगा। प्लेंट को जो ऑर्डर डील करता है, अगर हम प्लीडिंग की बात करें तो ऑर्डर 6 प्लीडिंग को डील करता है। प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 7 जो है ये प्लेंट को डील करता है। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में ये है कि सूट जो है प्लेंट के ज़रिए जो है इंस्टीट्यूट किया जाएगा, या एनी अदर मोड भी लिखा हुआ है, लेकिन सूट जो है हमारे पास प्लेंट के ज़रिए से फाइल होता है। अब प्लेंट उतनी कापियाँ लगाई जाएंगी प्लेंट के साथ एक्स्ट्रा, याद रखिएगा, जितने डिफेंडेंट्स होंगे, क्योंकि जब सम्मन भेजनी है सम्मन के साथ आपने वो कापियाँ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये डिफेंडेंट को भेजनी है। उसके बाद फिर अमेंडमेंट जो है रिटन स्टेटमेंट में है। रिटन स्टेटमेंट के अंदर याद रखिएगा कि रिटन स्टेटमेंट जब मुद्दा अलैह हाजिर होगा तो वो 30 दिन के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में जमा करवाएगा। इसको डील करता है सेक्शन 26A। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो इशू फ्रेम होंगे। अब इशू फ्रेम को जो है वो ऑर्डर 14 भी डील करता है, लेकिन जो अमेंडमेंट आई है 26B में कि जवाब दावा जब आएगा तो 7 दिन के अंदर जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो फ्रेम किए जाएंगे। अगर कोई उन पर इतराज़ात हों, इतराज़ात के लिए 26B है कि वो जो ऑब्जेक्शन है वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो कोर्ट में फाइल करने होंगे। जब ऑब्जेक्शन जो है और उन पर फिर फैसला होगा, उसके बाद फिर आगे आती है जी शहादत के अंदर
कि जो कोर्ट है शहादत खुद भी कलम बंद कर सकती है और उसके लिए लोकल कमीशन जो है वो भी अपॉइंट कर सकती है, और ये 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो शहादत जो है वो मुकम्मल करना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है कि याद रखिएगा कि जो एविडेंस रिकॉर्ड होगा वो ऑडियो और वीडियो जो तरीका है, उस जो मॉडर्न डिवाइसेस का मेथड है उसके ज़रिए से एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। 26B में कोर्ट शहादत मुकम्मल करने के बाद 20 दिन के अंदर फ़रीक़ैन की बहस जो है वो समाअत करेगी और फ़रीक़ैन जो है तहरीरी बहस भी दाखिल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि पहले ये तहरीरी बहस वाला जो है ये रिटन फॉर्म में नहीं मौजूद था। उसके बाद 27A की हम बात करते हैं। 27A में जो जिक्र है वो है सम्मन की तामील का। सम्मन की तामील के लिए अब जो आर्डर 5 CPC में है, बेसिकली आर्डर 5 में 3 तरह की सर्विस है, पर्सनल सर्विस, अफिक्सेशन और सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस वाले जो मेथड हैं वो शामिल कर दिए गए हैं कि तामील के जो तमाम मराहल हैं वो इकट्ठे अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जो आर्डर 5 रूल 20 में भी मौजूद हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ कि तामील कुरिंदा जो है ये सम्मन की तामील कैसे करवाएगा, ये जो अमेंडमेंट आई है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लोकेशन ऑफ द प्रोसेस सर्वर सर्विंग द सम्मन shall be monitored by modern devices in the prescribed manner, and the process server shall take photograph of the defendant of the premises or the person accepting service of summon on behalf of the defendant, which shall be made part of the record as a proof of service of the process। यानी अब जो है फ़ोटो बनाना जो है वो प्रोसेस सर्वर जब भी सम्मन की तामील के लिए जाएगा तो वो याद रखिएगा वो वहाँ पर फ़ोटो भी उनकी बनाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो सेक्शन 96 में आई है। सेक्शन 96 में जो अपील का फैसला है वो याद रखिएगा जब सेकंड साइड जो होती है, जैसे प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, अपील के अंदर याद रखिएगा जब वो डिफेंडेंट साइड जो है वो हाज़िर होती है तो 60 डेज़ के अंदर अंदर फैसला किया जाता है। अपील को जो सेक्शन डील करता है वो 96 है। अगर हम इसको जो है वो आर्डर 41 CPC के साथ भी रेट व्यक्त करेंगे। अपील जो है ये डिग्री के फैसले के खिलाफ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है वो है सेक्शन 106 में कि आर्डर के खिलाफ अपील का फैसला जो है वो 30 दिन में हो। अब कौन से सेक्शन जो है वो अपीलेबल हैं, कौन से आर्डर्स अपीलेबल हैं? सेक्शन जो अपीलेबल है उसकी लिस्ट जो है वो सेक्शन 104 में है, और जो आर्डर अपीलेबल हैं उसकी जो लिस्ट हमें मिलती है वो आर्डर 43 CPC में मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है वो रिवीजन में आई है, जो सेक्शन 115 CPC है कि रिवीजन का जो फैसला है वो 60 दिन के अंदर होगा। अब ये भी फर्स्ट अपीयरेंस से होता है कि जब रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट जब कोर्ट में हाज़िर होता है तो 60 डेज़ के अंदर जो है वो रिवीजन का फैसला हो। इसके बाद जो फिर अमेंडमेंट आई है वो सेक्शन 141 CPC में आई है। इसमें ये जो अमेंडमेंट है मुतफरक दरख्वास्त के मुतल्लिक है, मिसलेनियस एप्लीकेशन के मुतल्लिक है। अब 141 में जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि 141 में क्या है। प्रोसीडिंग रिगार्डिंग interlocutory applications, the court hearing a suit shall concurrently hear the interlocutory applications filed in the suit according to such timelines and in such manner as may be prescribed. The filing of an application under subsection 1, including an application for the rejection of the plaint or dismissal of the suit, shall be no ground to halt the proceeding in the suit or to dispense with or waive the requirement of filing a written statement within the timelines as provided in this code. अब इसमें यह है कि अब जब प्रोसीडिंग कोर्ट की चल रही होती है
तो जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वो प्रोसीडिंग को जो है वो स्टॉप नहीं करेंगी, बल्कि साथ साथ ही वो एप्लीकेशन का भी फैसला होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो 159, बेसिकली ये सेक्शन जो है न्यू ऐड किया गया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 159, सेविंग्स ऑफ प्रोसीडिंग, ऑल प्रोसीडिंग instituted prior to coming into force of the civil procedure Punjab Amendment Act 2020 shall be dealt in accordance with the provision of the act which existed prior to coming into force of the Code of Civil Procedure Punjab Amendment Act 2020. In this section, the expression proceeding includes suits, appeals, review, revisions, execution application and anything इंसिडेंटल देयरटू। अब प्रोसीडिंग के अंदर इंक्लूड्स क्या होगा? सूट होगा, अपील्स होगा, रिव्यू, रिवीजन, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन या एनी अदर इंसिडेंटल देयरटू। अब ये था आज का हमारा टॉपिक जो अमेंडमेंट के मतलब था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।